अगर किसी को अगर ये हम तो चाहेंगे किसी को ना हो, यदि किसी को डायग्नोज हो जाता है, किसी को यदि पता चल जाता है कि उसको हेपेटाइटिस बी है, तो क्या उसका देखें कि उसको हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं या किस कारण से हेपेटाइटिस बी होता है, कि आने वाले जनरेशन में ये चीजें जो है स्प्रेड ना करे। इन सब चीजों पे हम अगर देखें तो विस्तार पूर्वक से इसको एक्सप्लेन करेंगे। यदि हम बात करें तो वेलकम टू द ओरियंस ब्रीदिंग वेलनेस। तो जो हमारा जितने हेपेटाइटिस हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, हिपे माने होता है हमारा लीवर, और आइटिस माने होता है सूजन, जिसमें स्वेलिंग हो। हम अगर ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी लीवर की हिपैट सेल्स हैं, जो एक तरीके से कह सकते हैं उसका नाम है हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल्स में अगर स्वेलिंग है, अगर किसी भी कारण से इन्फ्लेमेशन है, उसी को हम हेपेटाइटिस कहते हैं। और ये हेपेटाइटिस की यदि हम बात करें तो ये कई ग्रुप में कई प्रकार के हैं। अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस जिसको हम इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर कहते हैं, अगर इसको प्रकार को देखें तो देखें, पहला हमारा हेपेटाइटिस ए पहला है, दूसरा हेपेटाइटिस बी है, तीसरा हेपेटाइटिस सी है, चौथा हेपेटाइटिस ई है और हेपेटाइटिस जी है। अगर हम हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ये जो हमारा ओरल और फीकल ओरल रूट है, अगर हम बात करें तो हमारे एनस के रास्ते से और साथ में हमारे ओरल माउथ के रास्ते से ये हमारे शरीर में इसके जो है वायरस एंट्री करता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि हम कंटामिनेटेड फूड या हम वाटर का अगर सेवन करेंगे, अगर हम जो जहाँ पर खाना खाते हैं बहुत गंदा है, या खाने का हमारा खाना पानी का तरीका गंदा है, या हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि ऐसे खानों को हम खाएं जिसमें हमारा फीकल वेस्ट मटेरियल है, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये हेपेटाइटिस ए को क्रिएट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, जहाँ पर हाइजीन मेंटेन नहीं है, ऐसे होटल, ऐसे ढाबा पे, रेस्टोरेंट पे यदि हम खाना खाते हैं तो एक तरीके से हेपेटाइटिस ए होने की संभावना है। दूसरा हेपेटाइटिस बी है। बी की बात करें तो ये केवल केवल जब तक हमारे बॉडी का ब्लड और साथ में बॉडी का जो फ्लूइड है, अगर फ्लूइड की बात करें तो वह स्टूल से लेके, यूरिन से लेके, प्लाज्मा से लेके, और जहां तक पसीने की और सलाइवा की बात है, हमारी जो लार ग्रंथि सलाइवा है, लार है, हमारा जो पसीना है, स्वीट है, और साथ में यदि हम बात करें तो इन सबके साथ साथ हमारा ब्लड जो है इसको एक तरीके से स्प्रेड करने का कारण है। हेपेटाइटिस सी की बात करें तो ठीक हेपेटाइटिस बी की तरह हेपेटाइटिस सी भी एक तरीके से ब्लड और साथ में जो बॉडी फ्लूइड है उसके माध्यम से ये एक तरीके से स्प्रेड करता है। विटामिन, अगर हम हेपेटाइटिस ई की बात करें तो जैसे हेपेटाइटिस ए, अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ए जो है वह फीकल और ओरल रूट से, फीकल माने आप ये कह सकते हैं जो वेस्ट मटेरियल है, चाहे उस वेस्ट मटेरियल अगर हमारे कंटामिनेटेड फूड में या वाटर में है तो वह भी एक तरीके से हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई क्रिएट कर सकता है। और साथ में ओरल रूट माने अगर हम गंदा पानी, गंदा खाना, अगर इन सब चीजों का सेवन कर रहे हैं तो वह भी हेपेटाइटिस ए और ई क्रिएट कर सकता है। और साथ में हेपेटाइटिस जी की बात करें तो ये एक तरीके से ब्लड और साथ ही बॉडली जो फ्लूइड कांटेक्ट है, अगर हम बात करें तो सलाइवा है, सलाइवा के साथ साथ हमारा जो पसीना है, ये सब एक तरीके से हम कह सकते हैं ये भी हमारे हेपेटाइटिस जी को क्रिएट करने का कार्य करते हैं। अगर हम हेपेटाइटिस से कोई भी हो, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, और साथ में चाहे ई हो, चाहे जी हो, अगर हम देखें तो वायरस में जो होता है, वायरस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। या तो उसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए होगा या उसमें डीएनए होगा, दोनों में से एक चीजें होंगी। और ये जो आरएनए या डीएनए जो है वह एक हमारा जो प्रोटीन का कैप्सूल है उसके अंदर पैक होता है। अगर हम देखें तो आप इसमें देखिए कि जो हमारा इसका हेपेटाइटिस बी का जो जेनेटिक मटेरियल है वह राउंडेड है, रेड कलर का है, वह मेन डीएनए है। अगर हम बात करें डीएनए है, और साथ में यदि हम बात करें उसका जो सर्किल चारों तरफ घिरा है, सरफेस है, अगर हम बात करें वह हमारा सरफेस से घिरा रहता है, जिससे उसका जो डीएनए मटेरियल है वह एक तरीके से कह सकते हैं इनक्लोज्ड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर में। देखें स्ट्रक्चर में सबसे सिंपल, और साथ में यदि हम साइज में बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्रोटोजोअन हो, सबसे छोटे जो होते हैं वही वायरस होते हैं। और वायरस की यदि बात करें तो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और इनको यदि देखें तो इनका मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए कहा जाता है
कि ये जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपना, तो हमेशा लिविंग थिंग्स में करते हैं, और जब इनको हम लिविंग थिंग्स से आइसोलेट करते हैं तो ये डेड हो जाते हैं। इसीलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहा जाता है, एक लिंक है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की जो लिंक है वह वायरस है। अगर वायरस को हम जो भी मल्टीप्लिकेशन है वायरस वह है लिविंग ऑर्गेनिज्म में करता है। इसके लिए कोई रेस्पायरेशन की जरूरत नहीं है, और इसके लिए कोई एंजाइम की जरूरत नहीं है। अगर ये जैसे ही ह्यूमन के टच में आता है, अगर उसका मीडियम सही है, तो आज के समय में जितनी भी बीमारियां हैं, वायरस वाली बीमारियां, इनके लिए आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बीमारियां मेन वायरस के कारण होती हैं, उनमें हमें प्रिकॉशन रखने की बहुत जरूरत है। हम आपको बताएंगे कि क्या क्या तरीके हैं जिनके माध्यम से हम जो है एक तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम देखें पूरे हेपेटाइटिस ए बी सी और ई और जी में हेपेटाइटिस जो बी है वो कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैलता है। अगर हम पहले बात करें तो अगर किसी भी अगले जनरेशन में अगर स्प्लिट किया तो वह है कि उसके जब भी कोई बेबी जब बर्थ करता है, यदि उस दौरान अगर कोई भी मदर को कुछ भी ब्लड का कांटेक्ट प्लेसेंटा काटते हुए, एक तरीके से हम कह सकते हैं प्लेसेंटा को काटते वक्त यदि ब्लड टच कर जाए, बच्चे में चला जाए, तो ये भी एक कारण है। दूसरा, यदि हम बात करें, यदि माँ हेपेटाइटिस बी है और वह बच्चे को दूध पिलाती है, तो ये भी एक तरीके से हेपेटाइटिस बी का स्प्रेड है। तीसरा, यदि हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है और उसी को सिरिंज से जो हम इंजेक्शन लगाएं और वही इंजेक्शन हम सिरिंज से किसी और को लगा दिए, ये भी एक तरीके से ये है। और अगला यदि हम बात करें तो कई ऐसे ऊट्स हैं और साथ में कई ऐसे एनिमल्स हैं और बाइट्स हैं, उसके माध्यम से ये फैलते हैं। और साथ में यदि बात करें तो कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, अगर कोई जिसको हेपेटाइटिस बी है, अगर किसी को ऑपरेशन हुआ है और उसी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम दूसरे व्यक्ति को कर दिए तब पर भी उसको उस व्यक्ति को हो जाएगा। और साथ में यदि उस हेपेटाइटिस बी से इंफेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी अन्य व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए, तो उसमें भी एक तरीके से आप ये कर सकते हैं, एक तरीके से आप ये कर सकते हैं, उनके में भी एक तरीके से रोग उत्पन्न कर सकता है। और यदि हम बात करें तो एक सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप के दौरान भी ये हेपेटाइटिस बी का स्प्रेडिंग होता है। और साथ में यदि बात करें कि प्लेसेंटा के थ्रू भी अगर किसी माँ को हुआ है तो उस बच्चे भी हो सकता है। हम ये देखें तो ये मेन कॉज है, के कारण से जो हेपेटाइटिस बी जिसको हुआ है, यदि उसके अगर बॉडी का चाहे वह हो, चाहे उसके सलाइवा क्यों ना हो, और यहाँ तक कि उसका ब्लड जो है और उसके यूज किए हुए चीजों को भी यदि हम यूज करते हैं, तो एक तरीके से वायरल का एक तरीके से ट्रांसमिशन हो सकता है। तो यदि हम इन सब चीजों को अवॉइड करेंगे तो हेपेटाइटिस बी होने की संभावना कम है। अगर हम देखें किसी व्यक्ति को अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसको सबसे पहले जॉन्डिस, क्योंकि हेपेटाइटिस किसी भी ऑर्गन में यदि हमारे स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, अगर किसी भी ऑर्गन में यदि जैसे आपके हाथों में या पैरों में अगर स्वेलिंग हो जाए तो आप वैसा नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर हेपेटाइटिस बी में देखें, किसी भी अगर हेपेटाइटिस बी के कारण हमारे हिपैटिक सेल्स में स्वेलिंग हो गया या इन्फ्लेमेशन हो गया, उसके कारण से जो हमारा मेन काम है, अगर हम देखें बाइल का जो सिक्रीशन और फॉर्मेशन का, वो नहीं कर पाता है हमारा लीवर, जिस कारण से हमें जॉइंटिस हो जाएगा। हमारा टोटल बिलीरुबिन जो है, जब हम एलएफटी कराएंगे तो टोटल बिलीरुबिन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा और साथ में जॉइंटिस हम कंसीडर करेंगे। आपको फीवर भी होगा और साथ में यदि हम बात करें तो आपको थकावट, बहुत थोड़े समय के लिए आपको थकावट महसूस होगी। और आपका जो भूख है, अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको खाने की इच्छा ही नहीं होगी। और साथ में यदि हम बात करें तो आपको जो इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधित कई प्रॉब्लम होंगे, खानों का अच्छे से पाचन नहीं होगा, जो भी आप खाएंगे आपको हमेशा ये लगेगा जैसे पेट हमारा भरा हुआ है, और यदि आप उसके बाद भी यदि खाना खाते हैं तो अच्छे तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाएगा। और साथ में बात करें एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द भी होगा, आपके देखें तो एब्डोमिनल पेन होगा और साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कई प्रॉब्लम हो जाएंगे।
और साथ में यदि हम बात करें तो आपका जो लॉस ऑफ एपेटाइट होगा और साथ में ये सब दिक्कत होंगी। और साथ में यदि हम बात करें इन सब बीमारियों के अलावा यदि हम बात करें तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अगर हम एचबीएस-एजी, एचबीएस-एस, एचबीएस-सी अगर हम बात करें तो मेन ये होता है कि कैसे हम इन सब माध्यम के माध्यम से जांच करते हैं। जैसे जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है तो हम जाते हैं तो हम वायरल मार्कर कराते हैं, जिसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि एचबीएस-एजी अगर निगेटिव है, एंटी एचबीएस अगर निगेटिव है और एंटी एचबीसी निगेटिव है तो वैक्सीनेटेड अगर है तो निगेटिव आएगा। एचबीएस है माने देखिए एचबीएस-एजी एंटीजन जो है, एंटीजन माने उसके विरुद्ध जो एंटीजन मेन है वह, और साथ में एंटी एचबीएस ये होता है कि यह एंटी बॉडी बन गई है, और एंटी एचबीएस जो है वह एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस सी के विरुद्ध है। ये सब देखें तो पोस्ट इन्फेक्शन के बाद भी निगेटिव रहेगा, और साथ में एंटी एचबीएस की बात करें तो पॉजिटिव रहेगा, और एंटी एचबीएस की बात करें तो पॉजिटिव रहेगा। एक्यूट इन्फेक्शन अगर किसी व्यक्ति को अभी ताजा ताजा यदि किसी का ब्लड के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, जैसे हमको बाद में पता चला कि ये जो व्यक्ति हमारे साथ रह रहा था या जिसके साथ हम हॉस्पिटल में थे या घूमने गए थे उसको हेपेटाइटिस बी था, तो जब हम जांच कराएंगे तो एचबीएस-एजी पॉजिटिव आएगा या एंटी एचबीएस जो है निगेटिव आएगा, और एंटी एचबीसी जो है आईजीएम जो है पॉजिटिव आएगा। अगर क्रोनिक लंबे समय तक अगर हमें 1 साल 2 साल बाद पता चला कि जो हमें या हमारे परिवार में किसी को हेपेटाइटिस है या मम्मी या पापा को है या किसी भी चाचा किसी को भी है, तो अगर हम क्रोनिक के समय में एचबीएस-एजी करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और ये अगर हम ये एंटी एचबीएस करेंगे तो निगेटिव आएगा, और एंटी एचबीसी करेंगे तो एजी पॉजिटिव आएगा। इसका माने ये हुआ कि जिस व्यक्ति का एचबीएस-एजी पॉजिटिव आया वह व्यक्ति को 100% क्रोनिक और अगर बात करें लंबे समय से और तत्काल उसके हेपेटाइटिस बी है। अगर उसका एंटी एचबीएस निगेटिव है तो हम ये कह सकते हैं कि उसको न एक्यूट है न क्रोनिक है, और आईजीएम पॉजिटिव है, आईजीजी जो है पॉजिटिव है, तो उसको हम कहेंगे कि एंटी एंटी हेपेटाइटिस जो सी है वह उसको पॉजिटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पैरामीटर है जिसको हम वायरल मार्कर कहते हैं, जिसके माध्यम से हम ये पता करते हैं कि ये उसको हेपेटाइटिस बी है कि नहीं है। अगर हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को अगर एक्यूट हेपेटाइटिस अगर हमें पता चले कि हमें अचानक हेपेटाइटिस बी हुआ तो उसमें क्या-क्या मेन देखें। तो जो हेपेटाइटिस का इंक्यूबेशन जो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वह कम से कम 45 से 160 दिन तक अपनी लाइफ जो पीरियड है, जीवन चक्र है, लाइफ स्पेन है उसको कंप्लीट करता है। और करें तो 90 दिन बाद हमें पता चल जाएगा कि जैसे कोई व्यक्ति जो इंफेक्टेड है अगर भूल की वजह से अगर उसको इंजेक्शन जो या उसका ब्लड का टच मेरे में आया तो हमें ये 90 दिन के बाद ही पता चलेगा कि हमारे में हेपेटाइटिस हमको हुआ है कि नहीं है। तो जैसे कोरोना वायरस का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड था 14 दिन का है, बात करें का है और रोग है वह एक तरीके से हमारे शरीर में भाग जाता है या वह रोग लक्षण उत्पन्न करने लगेगा। तो हम देखें 45 से 160 मैक्स मिनिमम 45 दिन मैक्स 160 दिन के अंदर अपना पूरा लक्षण तो एवरेज जो है वह करे। कई ऐसे साइन और कई ऐसे लक्षण हैं को एनोरेक्सिया होता है, भूख न लगना, दूसरा होता है नौजिया, नौजिया माने आपको एक तरीके से कह सकते हैं मिचली आना, ऊल होना, वोमिटिंग का आभास होना, मलेरिया माने कहते हैं आपके जो मसल्स में पेन है, और साथ में यदि राइट अपर क्वाड्रेंट जहां पर हमारा लीवर है वहां पर आपको पेन होगा, और साथ में आपका जो यूरिन होगा वो डार्क कलर का होगा, डार्क रेडिश कलर होगा या ब्राउन कलर होगा, और साथ में आपको जॉइंडिस अगर हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो टोटल बिलिरुबिन है वो एक तरीके से बढ़ा हुआ है। और साथ में यदि हम बात करें तो इलनेस इन नॉन स्पेसिफिक फॉर हेपेटाइटिस जो बी है उसमें अगर हम बात करें
तो एटलीस्ट 50% जो एडल्ट हैं हेपेटाइटिस बी में आर एसिम्प्टोमेटिक, आर बहुत से होंगे उनको कुछ नहीं पता होता है कि उनको हेपेटाइटिस बी है कि नहीं है, लेकिन जब उनको लैब में हॉस्पिटल में वह जाते हैं किसी भी कारण से इन्वेस्टिगेशन कराने या ऑपरेशन में माइनर होती है या मेजर होती है, तब उनको वायरल मार्कर होता है तो उनको पता चलता है कि उनको हेपेटाइटिस बी है। तो इसीलिए क्योंकि 50% लोगों में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इससे कोई लक्षण नहीं आते हैं। इन ऊपर के जितने लक्षण हैं, चाहे वो जॉइंटिस के रूप में हो, चाहे वह यूरिन डार्क के रूप में हो, चाहे राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन हो, चाहे मलाइज माने मसल्स पेन हो, चाहे नोजिया हो, चाहे एनोरेक्सिया हो, ये सब लक्षण नहीं आते हैं। उसका मेन कारण है कि 50% से ज्यादा लोगों में ये जो है ये लक्षण विहीन होता है, लेकिन उनके जीवन में कभी न कभी ये लक्षण उनको आएंगे और जब आएंगे तो उनको लीवर को डैमेज करेगा, उनके बॉडी में इन सब लक्षणों को ये लेके आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि हेपेटाइटिस का जो वायरस का प्रोग्रेशन है, अगर हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति को अगर आज उसको हेपेटाइटिस बी पता चल जाए कि उस व्यक्ति को यदि कि आज हेपेटाइटिस उसको हुआ है इन्फेक्शन, तो 90% से ज्यादा अगर हम बात करें तो बच्चों में 90% से और एडल्ट में यदि बात करें तो 5% से कम लोगों को जो है ये क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है। हो सकता है अभी वह एपियर हो और बाद में वो डिसएपियर हो जाए, लेकिन केवल देखें तो 90% से ज्यादा बच्चों में और 5% से कम एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एडल्ट में ये क्रोनिक इन्फेक्शन में है, मानी ये बना रह सकता है, ये एक तरीके से लंबे समय तक बना रह सकता है। और उसमें यदि हम बात करें तो 5 से 10% जो है केवल जो क्रोनिक हेपेटाइटिस है या इन्फेक्शन है वह लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। और साथ में यदि बात करें तो 30% जो रेशियो है वह सिरोसिस एक तरीके से लीवर को सड़ाने का कार्य करता है। और साथ में 23% लोगों में यदि हम बात करें तो ये लगभग लगभग लीवर को फेलिवर करने का कार्य करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो 5 साल में लगभग लगभग 23% लोगों में लीवर फेलिवर होने का कार्य करता है और 30% लोगों में जो है सिरोसिस होने का कार्य करता है। 5 से 10% लोगों में लीवर कैंसर होने का कार्य करता है। अगर ये किसी भी व्यक्ति को अगर एक्यूट इन्फेक्शन के बाद यदि उसको क्रोनिक लीवर इन्फेक्शन हो गया, क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया और इसके बाद उसको लीवर कैंसर हो गया है, लीवर सिरोसिस हो गया या लीवर फेलिवर हो गया, तो वह एक तरीके से उसका एक अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट है वह है लीवर ट्रांसप्लांट। हम लीवर ट्रांसप्लांट कराते हैं और जब हम लीवर ट्रांसप्लांट कराएंगे तब वही उसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। यदि हम इन सब का ट्रीटमेंट लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे तो उस व्यक्ति की एक तरीके से हम कह सकते हैं उस व्यक्ति का डेथ हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस पता चला है केवल एडल्ट में 5% से कम लोगों को ये लीवर को फेल कर सकता है और ये भी बात करें तो सिरोसिस कर सकता है या लीवर कैंसर कर सकता है, लेकिन बच्चों में ये खतरनाक है। बच्चों में ये 90% से ज्यादा लोगों को ये लीवर सिरोसिस कर सकता है, लीवर का कैंसर कर सकता है और साथ में बात करें तो लीवर फेल्योर कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इसका जो घातक प्रभाव पड़ता है वो बच्चों के हेल्थ पे पड़ता है। अगर देखें हम कैसे जानेंगे कि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस है, उसके पैरामीटर्स हैं जिनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी को किन लैब के जांच के माध्यम से हम कंफर्म करते हैं। तो हमारा सबसे पहले है एचबीएस-एजी। एचबीएस-एजी हेपेटाइटिस बी के जो सरफेस पे एंटीजन है और साथ में यदि बात करें एचबीएस-एबी, एचबीएस-एबी, अगर साथ में एचबीई-एजी और एंटी-एचबीई, इन सब के माध्यम से हम एक सीरोलॉजिकल है, हम उस व्यक्ति का ब्लड लेते हैं और लैब के माध्यम से हम जांच में ये कंफर्म करते हैं कि जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वह अभी भी बना है या पहले इन्फेक्शन था या आज के समय में भी वो बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके माध्यम से हम ये पता कर लेते हैं कि इन्फेक्शन का क्या है, वो पोस्ट इन्फेक्शन है या वर्तमान समय में इन्फेक्शन उसके बॉडी में है। इन सब चीजों को यदि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी ही हो तो हम क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले यूनिवर्सल प्रिकॉशन जैसे कोविड-19 में हम जो भी प्रोटेक्शन वायरल डिजीज में अक्सर करते हैं, हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन करते हैं। देखिए मेन जो वायरस बीमारियां हैं, जो वायरस से होती हैं, चाहे वह डेंगू हो, चाहे वह हेपेटाइटिस हो, चाहे वह हम अगर बात करें तो रेबीज है एक तरीके से, अगर रेबीज करें तो इनका ट्रीटमेंट नहीं है।
हम जितना इन सब से कहा जाता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम इन सब चीजों से जितना बचाव करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन रखना है। जैसे कोविड-19 में हमने यूनिवर्सल प्रिकॉशन रखा। जिस व्यक्ति को हमने कंफर्म कर लिया कि कोविड है या कोविड जैसे लक्षण है, जैसे कोविड होना तो बाद में बात है, सबसे पहले अगर हमें ये हो गया कि इसको जो है बुखार भी है, फीवर भी है, कफ भी है और साथ में इसका जो है स्मेल का जो सेंस है वह लॉस है, तो हम उससे कहते थे आपको 14 दिन क्वारंटाइन रहना है, आपको आइसोलेशन वार्ड में रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर वायरस की बीमारी में, तो यही यूनिवर्सल प्रिकॉशन में इसको हम मानते हैं। तो हम बात करें तो जब भी किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी पता चल जाता है तो हमें जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन रखना है। सबसे पहले हमें जब भी उस व्यक्ति को हम टच करेंगे तो ग्लव्स पहने रहेंगे, डायरेक्ट हैंड से टच नहीं करना है। दूसरा, हम जो है फेस मास्क पहनेंगे या ग्राउंड पहनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, माने अपनी बॉडी को ढकना है। यही कोविड-19 में भी हमने किया था, हम पीपीटी किट पहने थे, ग्लव्स पहने थे, इन सब चीजों को पहन के ही हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट या पेशेंट के पास जाते थे। अगला जो है कि अगर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है, वो नुकीला चीज है या नीडल है या वेस्ट मटेरियल है, तो उसको बहुत सावधानी पूर्वक यूज करते हैं कि अगर उसको हाथ में है, यदि उसका नीडल पिक कर गया तो हमें टच ना करे। अगला यदि हम बात करें तो उसका जो डिस्कार्ड, उससे जो मटेरियल, चाहे उसके सलाइवा क्यों ना हो, चाहे उसके यूरिन क्यों ना हो, चाहे उसके स्टूल क्यों ना हो, चाहे उसके ब्लड क्यों ना हो, चाहे उसके कफ क्यों ना हो, बलगम क्यों ना हो, वह हमारे टच में डायरेक्ट ना आए। और साथ में हम उसके जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया है, क्योंकि हर व्यक्ति की यदि बात करें, जब वो बात, अगर कोई आदमी किसी से बात करता है तो कम से कम 6 फीट तक उसका जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जब बात करता है तो 6 फीट तक या 1 गज, 2 गज वहां की दूरी तक उसका जो माउथ का जो मेन वाटर है वो वहां तक स्प्रीड करता है। तो हम नीट एंड क्लीन करेंगे और जब भी हम उसको छुएंगे हैंड वॉश करेंगे और साथ में उसका जो भी कपड़े हैं, जो उसके बेड वगैरह हैं, सब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि गर्म पानी में हमको धोना है। तो हम ये करेंगे कि उस व्यक्ति के लिए डायरेक्ट टच में नहीं आना है, हमें ग्लव्स पहनना है और गाउन पहनना है और साथ में जो शार्प नीडल वगैरह वेस्ट चीजें हैं, उन सब चीजों को डायरेक्ट टच नहीं करना है। और साथ में अगर बात करें तो उसके अगल-बगल हमें सफाई बहुत ज़्यादा रखना है और साथ में यदि बात करें तो हैंड वॉश, जब भी हम उसको अगल-बगल की चीज़ों को छुएँगे, हैंड वॉश करेंगे और साथ में यदि हम बात करें तो जो भी उसके कपड़े वगैरह हैं, हम कोल्ड एक तरीके से उसको हॉट वाटर में वॉश करेंगे। अगर हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को अगर एक तरीके से अगर को हमें पता चल गया कि उसको जो है हेपेटाइटिस बी है, तो कई अपने ऐसे ओरियस प्रोडक्ट है जो कॉम्बिनेशन देंगे तो इफेक्टिव है। तो टोटल एंटीऑक्सीडेंट देंगे, उनको एक तरीके से 2 टोटल एंटीऑक्सीडेंट 2 सुबह 2 शाम देंगे। ओ स्ट्रॉन्ग लीव देंगे। ओ स्ट्रॉन्ग लीव की बात करें क्योंकि ये लीवर को एक तरीके से प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है और प्रत्येक हेपेटिक सेल को जो है उसको हेल्दी बनाने का कार्य करता है। साथ में हम गुड़ची देंगे क्योंकि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जब भी अगर हेपेटाइटिस होगा तो फीवर भी होगा, तो उस फीवर के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो इसका इफेक्ट है, उस इफेक्ट को कम करने के लिए और साथ में एलोवेरा प्रीमियम जूस देंगे। तो जो हमारे मेन परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तन को कम करने का और उस टॉक्सिक चीज जो हमारे एक तरीके से लीवर को डैमेज कर रही है, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आज का मेन जो टॉपिक था वह हेपेटाइटिस था और हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो मेन ऐसे हेपेटाइटिस है जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गंदगी से, अगर हम गंदा खाना, अगर हम शुद्ध एक तरीके से हाइजीन मेंटेन करके अगर पानी और खाना नहीं खाते हैं तो उसके माध्यम से हमारे शरीर में ये फैलता है। और साथ में यदि हम बात करें अन्य जो हेपेटाइटिस है उनकी बात करें तो वह एक ये आप कह सकते हैं कि जो भी किसी व्यक्ति का ब्लड है, जो सलाइवा है और इसके साथ कई ऐसी चीजें हैं जैसे अगर ब्लड के साथ कई हमारे सलाइवा के साथ हमारा पसीना भी है जो एक तरीके से स्प्लीट करने का कारण करता है। तो आज का मेन जो इम्पोर्टेंट